Hello everyone, welcome to my channel EduVit 16 डिजिटल क्लास। इस चैनल पे जैसा कि आपको पता है हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। अब इंडियन पॉलिटी इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी हम लोगों ने 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है जहां पे हम पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ चुके हैं। अब अभी हम शुरू के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब क्या पॉलिसीज ब्रिटिश टाइम पे थी जिससे हमारा जो प्रेजेंट डे इंडिया का पॉलिटी है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वाले जो पॉलिसीज जो ब्रिटिश इंडिया में थे वो कैसे अभी के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया, अभी के पॉलिसीज क्यों आया और कैसे आया, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था हमारा कंपनी रूल, ये जो टाइम था ये था फ्रॉम 1773 से लेके 1857। इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी रूल्स आए थे उस रूल्स में कौन कौन थे। पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, रूल्स हमेशा ब्रिटिश पार्लियामेंट ही लेके आ रहे थे, पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद यहाँ पे उस रूल को एग्जीक्यूट कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इंडिया में हमें तो दिख रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ऊपर से गवर्न कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आया 1857 का सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, 1857 इस ईयर में हुआ था सिपॉय म्यूटिनी, जिसे सिपॉय विद्रोह भी कहा जाता है। तो सिपॉय म्यूटिनी हो गया था। सिपॉय म्यूटिनी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। उन्हें पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारी गड़बड़ कर चुकी है इंडिया में, तो इसलिए इसको बीच में से निकाले। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल पावर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पे हासिल किया था, वो डायरेक्ट चला गया क्राउन के अंडर। ठीक, क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट आ गया अब शासन में। तो ये 1858 से स्टार्ट करके 1947 तक, जब तक इंडिया स्वतंत्र नहीं हुई तब तक ये वाला रूल चला, क्राउन रूल तब तक चला। और इसके अंडर जो भी एक्ट्स आए थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू आया था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू आया था। इसमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया था 1857 के बाद से, और जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो चला गया डायरेक्ट क्राउन के अंडर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। अब इतना हम ऑलरेडी ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब अभी हम लोग कर रहे हैं कंपनी रूल। ठीक है। कंपनी रूल के अंडर जो एक्ट्स आई थी उसको याद रखने के लिए 1773 से लेके 1857 तक जो रूल्स आई थी उसको याद रखने के लिए हमने यहाँ पे किया है एक निमोनिक याद। इस निमोनिक को हमने याद किया था, REP C33 C53। मैं हर रोज हर क्लास में इसे एक बार दोहराती हूँ ताकि आपका रिविजन होता जाए। ठीक है, हर एक क्लास में आप इसको अगर मेरे साथ साथ सुनोगे और दोहराओगे तो आपका रिविजन भी साथ साथ होता जाएगा, इसलिए मैं हर एक क्लास में दोहराती हूँ। तो रेप C33 C53। अब RE से क्या है? RE से है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक। फिर P से क्या है? P से है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक। फिर आता है C33। C33 क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। C से चार्टर और 33 से 1833। ठीक। फिर आता है हमारा C53 जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक।
अब ये 4 एक्ट्स आए थे कंपनी रूल के अंडर। अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, जो हिंदी वाला प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। फिर सेकंड आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है, इसका भी एक अलग से वीडियो है, आप प्लेलिस्ट पे जाके इसको भी देख सकते हैं। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब हमारा पढ़ने का अंदाज क्या है कि हम निमोनिक के थ्रू पढ़ते हैं और हर एक एक्ट का क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस लिए आया है, अगर कोई रीजन हमें याद रखना है उसको अच्छे से समझने के लिए उसके बारे में पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, मतलब एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ठीक है। फिर सेकंड उसका पढ़ते हैं हम फीचर्स एंड प्रोविजन, कि उसमें लिखा क्या गया है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या बोल क्या रहा है वो एक्ट। और फिर हम पढ़ते हैं एक स्पेशल नोट, अगर कोई स्पेशल नोट हमें पढ़ना है तो वो मतलब स्पेशल नोट उस एक्ट के बारे में, जो सपोज किसी क्वेश्चन में पूछ लिया या कहीं पे किसी इंटरव्यू में पूछ लिया, तो वो स्पेशल नोट पढ़ेंगे कि वो एक्ट क्यों खास है, क्यों दूसरों से अलग है, तो वो वाला चीज हम पढ़ेंगे स्पेशल नोट के अंदर, ठीक। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को याद रखने के लिए, अब इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ऑलमोस्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था 1784, तो उसके बाद काफी सालों के बाद ये चार्टर एक्ट आया, तो इसका कोई एज सच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किसी खास वजह से इसको नहीं लेके आए। इसको यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे रेगुलेट कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, और रेगुलेट करते करते उन्हें लगा कि अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है उसे थोड़ा लिमिट कर दिया जाए, उसे थोड़ा बाधित कर दिया जाए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो गड़बड़ कर रही है और कंटिन्यूअसली करे जा रही है उसको थोड़ा उसके ऊपर अंकुश साधा जाए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ नहीं रहे, मतलब है नहीं इतना। अब फीचर्स और प्रोविजन में डायरेक्ट आ जाते हैं। फीचर्स और प्रोविजन को याद रखने के लिए इसका जो निमोनिक है वो है ग्लेक, GLEC, ये निमोनिक हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि ग्लेक क्या है, ठीक है। पहले जी, ग्लेक में पहले जो ये जी है, ये जी से क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले हम निमोनिक को डिकोड कर लेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे, ठीक। पहले हम जान लेते हैं कि ग्लेक क्या है। जी से है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। एल से हमें याद रखना है, एल से है लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जहां पे हम एक्ट्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, ये सब बनाने का पावर जो है, रेगुलेशन, पॉलिसी, ये सब बनाने का पावर जो है उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर कहा जाता है जहां पे लीगल चीजें हो रही है, और लीगल चीजें करने का जो क्षमता है वो जिसके पास है और जो कर रही है ये काम, उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। अब आता है ई, ठीक। ई से क्या है, ई से है हमारा एंड, ई से हमें याद रखना है एंड। एंड किस चीज का वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम याद रख लेते हैं कि क्या कौन सा क्या चीज है, ठीक है। ई से है एंड। और लास्ट सी, सी से है हमारा कंपटीशन। अभी आपको कुछ नहीं समझ आएगा, अभी सिर्फ ये वर्ड क्या क्या है, ये वर्ड का क्या एक एक लेटर का क्या मीनिंग है, इतना देख लो। फिर आगे जब मैं डिटेल में समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो वर्ड है और ये वाले जो लेटर्स है और ये वाले जो वर्ड्स है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ
चार्टर एक्ट 1833 याद रखने के लिए आपको ये निमोनिक याद रखना है। क्या है वो निमोनिक? GLEC, ठीक है। माफ कीजिएगा, GLEC आपको याद रखना है। G से क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। L से है लेजिस्लेचर, E से है एंड और C से है कंपटीशन। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रोविजन क्या है। ठीक है, मैं ये निमोनिक ऊपर लिख रही हूं। अब आते हैं जी से। जी से क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट के अंतर्गत एक पोजीशन निर्माण किया गया, एक पोजीशन को बनाया गया। वो पोजीशन है सबसे पावरफुल पोजीशन, जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोजीशन बनाया गया और ये एक पावरफुल पोजीशन बन गया। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये एक पावरफुल पोजीशन है। गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल, इनको इसके अंडर सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है। इसके अंडर गवर्नर ऑफ जो मद्रास है, गवर्नर ऑफ बंगाल है, एटसेट्रा, जो अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर है, अलग अलग प्रेसिडेंसीज के गवर्नर है, वो इसके अंडर आ गए। और ये वाला जो पोजीशन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन एक बना दिया गया। जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और बाकी जो गवर्नर ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंसीज थे उनको इसके अंडर अधीन कर दिया गया, ठीक। अब आता है दूसरा वर्ड जो कि है लेजिस्लेचर। एल से लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में क्या बोला जा रहा है कि जो गवर्नर ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज है, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, इनके हाथ से लेजिस्लेचर बनाने का पावर हटा दिया गया। गवर्नर ऑफ मद्रास, इनके हाथ से मतलब पॉलिसीज, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब बनाने का जो पावर है इनके हाथ से हटा दिया गया। और इसको किसको दे दिया गया? इसको दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएगी सारे पॉलिसीज, सारे जो पॉलिसीज है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएगी अभी, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, इनके हाथ में कोई पॉलिसीज बनाने का राइट नहीं रहा। तो आप समझ रहे हो क्या हुआ? ये हुआ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब एक अथॉरिटी के पास पॉलिसी बनाने का पावर है, ठीक है। एक अथॉरिटी के पास पॉलिसी बनाने का पावर है, वो पॉलिसी बनाएगी और बाकी सारे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का पावर अभी गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास, बाकी जो अलग अलग गवर्नर्स है उनके पास नहीं है, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। ई से, अब आओ ई से। ई से क्या है? ई से है एंड। किसका एंड? ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल पावर का पूरा एंड हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ ट्रेड नहीं करेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भैया तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेड कर लिया और ट्रेड करके हम देख पा रहे हैं कि तुम ट्रेड कम कर रहे हो और वहां पे जाके टेरिटोरियल पावर हथिया रहे हो। तुम ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम मेरे जैसा बनना चाह रहे हो, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसा बनना चाह रहे हो। तो इसलिए तुम्हारे जो कमर्शियल पार्ट है, तुम जो ट्रेड कर रहे हो वो बिल्कुल खत्म करो, तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो कमर्शियल पावर जो है उसको खत्म कर दिया, एंड कर दिया किसका? कमर्शियल पावर का। पर ये अभी भी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी भी इट विल एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह अभी काम करेगी, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह अभी काम करेगी। और ये जो काम कर रही है ये किसके अंडर करेगी? ये करेगी हिज मैजेस्टी, मतलब हिज मैजेस्टी के ट्रस्ट में, हिज मैजेस्टी के प्रतिनिधि बनके माफ कीजिएगा, हिज मैजेस्टी मतलब क्राउन की प्रतिनिधि बनके, या उनके जो
हायर सक्सेसर है, उनकी जो आगे की आने वाली पीढ़ी है, उनकी प्रतिनिधि बनके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जो टेरिटोरियल पोजीशन है उसको संभालेगी। भारत में जो टेरिटरीज है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली संभाल रही है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी उसको संभालेगी, पर एज अ प्रतिनिधि, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टी। ठीक है, लास्ट में आता है सी। सी से हमने क्या पढ़ा था? कंपटीशन। कंपटीशन पढ़ा था। किस चीज का कंपटीशन भाई? किस बारे में बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है कि जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विस जो एग्जाम है, इसको क्या कर दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉई कैसे होगा? एक ओपन कंपटीशन के थ्रू होगा। ठीक है, ओपन कंपटीशन के थ्रू होगा, और ये ओपन कंपटीशन में इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। ठीक है, अब इंडियंस को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय बनने का पूरा मौका दिया जाएगा, और एंड द पोजीशंस इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर नाउ ओपन, द पोजीशंस इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर नाउ ओपन फॉर इंडियंस ऑल्सो। और वो कैसे होगा? वो सिविल सर्विस एक एग्जाम होगा, उसके थ्रू होगा, एक कॉम्पिटिशन होगा, उसके थ्रू होगा। तो अगर इंडियंस उस कॉम्पिटिशन में बैठे और उसमें क्रैक कर पाए उस कॉम्पिटिशन को, तो ठीक है, मतलब उनको पावर में ले, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको सर्विस दी जाएगी। पर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो बोल दिया, पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो इसको रेगुलेट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जो इंडियंस थे उसके ऊपर तो हम रूल कर रहे, अभी आके वो हमारे साथ कंपटीशन क्रैक करके हमारे साथ हमारे पास बैठ के रूल करेगी, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। मतलब हमारे साथ जिन इंडियंस को हम इतना अपमान करते थे, उनका इतना इंसल्ट करते थे, अभी वो आके हमारे साथ बैठेगी, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे सर पे बैठ जाए, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही थी, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भैया ये ओपन कंपटीशन हमें नहीं समझ आ रहा, और ये नेटिव्स के लिए, जो तुम इंडियंस के लिए इस कंपटीशन को ओपन कर रहे हो, और सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए तुम ईस्ट इंडिया कंपनी को ओपन कर दे रहे हो, मतलब जहां पे इंडियंस आके भी बैठ सकते हैं, तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो इसको फिर थोड़ा होल्ड में रखा गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको विरोध कर रहे थे इसका। ठीक है, तो अभी यहां पे हमें समझ आ गया है कि निमोनिक क्या था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का निमोनिक है ग्लेक, और ग्लेक से हर एक वर्ड का हमें मीनिंग समझ आ गया है। पहले है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर है लेजिस्लेचर, मतलब सिर्फ इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही पॉलिसी बनाने का पावर है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, इनके हाथ से जो लेजिस्लेचर मतलब पॉलिसी बनाने का जो राइट है वो ले लिया गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में क्या क्या चीजें थी? इनके हाथ में थी सिविल जस्टिस का राइट, मतलब सिविल जस्टिस ये दे पाएंगे। फिर रेवेन्यू के बारे में जो भी मैटर्स है ये देखेगी, और मिलिट्री। ये तीन चीजें, बहुत सारी चीजें थे, ये तीन मेन चीजें हैं। मिलिट्री भी इनके अंडर होगा, मतलब ये काफी पावरफुल एक पोजीशन है, समझ रहे हो? ठीक है, अब लेजिस्लेचर हमने डिस्कस कर लिया है। अब आता है ई से क्या है? एंड किस चीज का? ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल पावर्स का, मतलब वो अब ट्रेड नहीं करेगी, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई है, और वो किसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी? जो हिज मैजेस्टी है उसके हायर मतलब जो आगे के उत्तराधिकारियां है, और सक्सेसर मतलब जो उनको उत्तराधिकारी या जो उनके बाद आएगा और जो सिंहासन पे बैठेगा, उसके ट्रस्ट में ही ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। वो इंडिविजुअली नहीं काम करेगी, और वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखेगी। ठीक है, मतलब वो अपने आप को इस इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखेगी। वो जो काम करेगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर ही करेगी, और हिज मैजेस्टी के अंदर करेगी। हिज मैजेस्टी मतलब जो राजा,
ब्रिटेन के राजा जो है उनके अंडर काम करेगी, उनके उत्तराधिकारी के अंदर, और जो अगर कोई उत्तराधिकारी हटके कोई सिंहासन पे बैठ गया उसके अंदर। ठीक है। फिर सी से क्या है, कंपटीशन। किस चीज का कंपटीशन? रिक्रूटमेंट होने का कंपटीशन। ईस्ट इंडिया कंपनी में बाहर से भी लोग आ सकते हैं, मतलब बाहर से, स्पेशली इंडिया से एक कंपटीशन के थ्रू एग्जाम देके लोग आ सकते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्रूटमेंट मतलब उसके एम्प्लॉय या सर्वेंट बन सकते हैं। पर इस बात से तो थोड़ा हम नोट्स को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये GLEC, इसी को ही हमने पढ़ा और अच्छे से समझा कि क्या है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जी से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यह भी हमने पढ़ा। ही वॉज वेस्टेड विद द सिविल जस्टिस, रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। उनको क्या क्या एरिया दिया काम करने के लिए? एक तो सिविल जस्टिस का एरिया है, रेवेन्यू का एरिया है और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है। तो ये तीन चीजें उनके हाथ में था जो गवर्नर जनरल थे। अब दिस एक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके थ्रू इंडिया में पहला एक स्टेप लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए। ठीक है। अब आपको अगर याद है तो रेगुलेटिंग एक्ट में भी ये एक सेंट्रलाइजेशन के बारे में एक बात हुई थी, जहां पे जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें ये डिफरेंस था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनके उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटोरियल पावर था वो पूरे इंडिया को नहीं तब तक ले पाई थी। ठीक है। थोड़े बहुत प्रेसिडेंसीज थे, जैसे बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, मद्रास था। ठीक है, ये सब कुछ थे। तो उस टाइम पे जो सेंट्रलाइजेशन लेके आए वो थोड़ा पार्शियल सेंट्रलाइजेशन था, पर वो एक आप कह सकते हो एक स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। पर अभी जो है, अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। उस टाइम पे तो एक गवर्नर ऑफ एक प्रेसिडेंसी के गवर्नर को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया और उसके अंडर गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को सबऑर्डिनेट बना दिया। अभी एक पूरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और आगे पढ़ोगे मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना कि लेजिस्लेचर गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास से हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया। ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। अब आता है लेजिस्लेटिव। एल से लेजिस्लेटिव था या लेजिस्लेचर था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? द एक्ट टुक अवे द लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास। बॉम्बे और मद्रास के हाथों से लेजिस्लेटिव पावर हट गया, मतलब वो अभी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज कुछ नहीं बना पाएंगे और लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बना पाएंगे। सो द लॉज विच वे मेड, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि द लॉज दैट वर मेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 1833 के एक्ट के अंडर जो लॉज बनाई जाएगी उसको कहा जाएगा एक्ट्स। एंड द लॉज दैट वर मेड अंडर एक्ट्स दैट केम बिफोर, इससे पहले जो एक्ट्स आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके अंडर अगर कोई लॉज हमने बनाया उसको कहा जाएगा रेगुलेशन। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर जो लॉज बनाए जाएंगे उसको कहा जाएगा एक्ट्स। और अगर कोई लॉ बनाया गया उसके अंडर जो इससे पहले आए, जो एक्ट्स इसके पहले आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले आया था, पिट्स इंडिया एक्ट इसके पहले आया था, तो उसके अंडर अगर कोई लॉ बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेगुलेशन कहेंगे। ठीक। अब ई से आता है एंडेड। एंडेड क्या? इट एंडेड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके दो काम कर रही थी, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर संभाल रही थी और दूसरा कमर्शियल अफेयर संभाल रही थी। अभी उसको बना दिया कि उसका जो कमर्शियल वाला पार्ट है उसको पूरा हटा दिया।
कि अभी यू फंक्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ओनली. सो द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज देन अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, क्योंकि उसका कमर्शियल पावर चला गया, तो नाउ इट इज एक्टिंग एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी who held the territorial possessions in India in trust of His Majesty, his heirs or successors. His Majesty के और उनके हायर्स और उनके सक्सेसर, मतलब वो जो इनके बाद आएंगे, इनके ट्रस्ट के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फंक्शन कर रही थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सेपरेट बॉडी बनके या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बनके, स्वतंत्र बॉडी बनके नहीं काम कर रही थी. ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर हिज मैजेस्टी और हिज हायर सक्सेसर के अंडर ही एक बॉडी बनके काम कर रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रही थी. सी से क्या है? सी से है कंपटीशन. सो द एक्ट ओपनड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर नेटिव्स इन इंडिया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी. तो एक बहुत बड़ा काम कर दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जहां पे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था उसको ओपन कर दिया है इंडियंस के लिए भी. और इंडियंस जो है, इट डिड नॉट बार द इंडियंस फ्रॉम होल्डिंग एनी रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द कंपनी. कंपनी के अंडर कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी ऑफिस होल्ड करने से कंपनी इंडियंस को नहीं स्टॉप कर पाएगी. इंडियंस अगर वो एग्जाम क्रैक कर रही है तो उसको रिक्रूटमेंट देना पड़ेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, उसको ऑफिस में रखना पड़ेगा. ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर. पर हाउएवर दिस प्रोविजन वाज अपोज्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रेगुलेट कर रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हमने ईस्ट इंडिया एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये वाली बात जो है वो पसंद नहीं आई. उनको लगा कि अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करके जो नेटिव्स है, जो इंडियंस है, जिनको हम इतना अपमान करते हैं ये बोल के कि तुम काले हो, तुम ब्लैक हो, हम व्हाइट है और हम सुप्रीम है तुमसे, हम तुमसे बेहतर है, तो वो अगर एग्जाम को क्रैक करके हमारे साथ आकर बैठे और इससे भी खराब अगर हमारे सर पे आके बैठ गए, हमारे मतलब बॉस बन के बैठ गए, तो फिर हमें तो इनकी जी हजूरी करनी पड़ेगी. वो तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा. हमने जो इनको कहा था कि हम सुप्रीम है, तुम हमारे अंडर रहोगे, हमें भगवान ने ज्यादा अच्छा बनाया क्योंकि हम सफेद है, हम गोरे हैं, तुम काले हो, भगवान ने तुम्हें कम अच्छा बनाया, तो इसलिए ये सारा जो हम बोल के आए हैं ये तो कर्म कम्स बैक हो जाएगी. अब तो अगर ये लोग हमारे सर पे बैठ गए या हमारे साथ में बैठ गए तो ये लोग तो फिर बोलेंगे कि तुम अच्छे हो और क्या तुम में स्पेशल है. तो ये तो हमारा जो कर्म हमने किया है वो हमें काटने को दौड़ेगी. तो इसलिए उनको लगा कि ये जो चीज होने वाली है अब से होगी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रही है कि ओपन कर दो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और नेटिव्स को बुला लो, नेटिव्स को एम्प्लॉयमेंट दो और रिक्रूटमेंट दो, ये भैया ये थोड़ा हजम नहीं कर पाएंगे हम. तो इसलिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया इस चीज का. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट नहीं है, जस्ट आपको ये प्रोविजन ही याद रखना है. प्रोविजन का निमोनिक हमने ऑलरेडी देख लिया. ठीक. अब आज यहां तक रखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833. फिर नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर 6 होगा हमारा उसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसको पढ़ेंगे, इसको लेके आएंगे. ठीक है. चलो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टडी हार्ड